सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपके साथ पुनः 2-3 दिनों के अंतराल के बाद उपस्थित हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी। नवंबर में वोटिंग और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना की काउंटिंग होगी, मतगणना की जाएगी और नई सरकार का गठन होगा। इस बार के चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम की बात ना करके सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रमुखतः 2 दल हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय गौंडवाना गणतंत्र पार्टी और एक जनजाति संगठन जयस, इन सब की भी मिलीजुली भागीदारी है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि दोनों ही दल, प्रमुख दल है, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं में टक्कर है। पिछली बार दोनों दलों का बराबरी का मुकाबला था और इस बार भी अभी जो ओपिनियन पोल और जो जोशी लोग घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उसमें बराबरी की टक्कर, कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि चुनाव परिणाम क्या होगा इस पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं दोनों ही दलों में अभी प्रदेश के विकास की कोई चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश कैसे डेवलप होगा, मध्य प्रदेश कैसे विकसित होगा, मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण कैसा होगा, इस पे ना देके दोनों दल सिर्फ रेवड़ी बांटने में लगे। बीजेपी ने बांटना शुरू कर दी। हर महीने 1250 रुपये जून से आना शुरू हुए, पहले 1000, फिर उसको बढ़ा के उन्होंने 1250 कर दिया। 250 रुपये का बोनस दिया था राखी में, और हर महीने की 10 तारीख को 1250 रुपये महिलाओं के खातों में लाडली बहना के तहत आ जाते हैं। 2003 से उनकी लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है। लाडली लक्ष्मी तो 18 साल की बच्ची को अच्छी खासी रकम मिल जाती है। किसानों को भी उन्हें बीजेपी ने बहुत पैसा दिया, बिजली के बिल माफ़ किए, किसानों को राहत दी, लैपटॉप, स्कूटी सभी कुछ बांट दिया। इसके अलावा किसानों के अलावा उन्होंने बेरोजगारों के लिए 8,000 रुपये स्टाइपेंड दिया कि आप किसी भी जगह जाके अगर कौशल संवर्धन की योजनाओं का लाभ लेते हैं, आपको 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। तो मामा अपने भांजे भांजियों और भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। तीर्थ दर्शन योजना उन्होंने चालू की, जिसमें रेल के अलावा इस बार हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराया। अब दूसरी राष्ट्रीय पार्टी जो है कांग्रेस, उसका पिछली बार का नारा ही था किसानों का कर्जा माफ। इस बार भी वही, किसानों का कर्जा माफ, बेरोजगारों को भत्ता। दूसरी चीज 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली होने पे उसका आधा पैसा लगेगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने घोषणा की है कि 5 हार्स पावर 5 HP की जो मोटर है उसका हम एक भी पैसा नहीं लेंगे, किसान जितनी भी चलाए। एक और कल घोषणा हुई, चुनावी वादे, चुनावी घोषणाएं हुई मंडला में। पहली क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हम स्टाइफन देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तक 500 रुपये, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं 1000 और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को 1,500 रुपये। प्रियंका जी बोल रही थी कि साल में दिया जाएगा, बाद में संशोधन किया है। उनको जो कागज दिया था उसमें साल लिखा था, पीछे से आवाज आ रही कि नहीं इसको मासिक करना है। तो अभी तय नहीं है कि मासिक है या वार्षिक है, लेकिन लगभग अगर इन घोषणाओं को अपन देखें, आप इस तरीके से वोट पाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मतदाताओं को लुभा रहे हैं। प्रदेश में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक लगभग 80-90 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। साक्षरता बढ़ाई जा रही है, हर साल एडमिशन हो रहे हैं, नए नए स्कूल खुल रहे हैं। और इतने बच्चे, अगर हर बच्चों को आप एवरेज भी 500 से 1,500 के बीच का एवरेज अगर 1,000 लगाए, उतना भी दोगे, मासिक दोगे तो
तो भी और सालाना दोगे तो भी करोड़ों में राशि जाती है। बिजली 100 यूनिट फ्री, 5 हार्स पावर की सिंचाई पंप फ्री। बिजली का 1 यूनिट का उत्पादन ही अगर देखा एवरेज लगाई जाए औसत, 1 यूनिट बिजली के उत्पादन में 25 से 30 रुपए खर्च होते हैं और आप उसको फ्री दे दोगे। ठीक है, विकसित राज्य है, बीमारू राज्य से बाहर आ गया मध्य प्रदेश। हर महिला को लाडली बहना के नाम पे आपने कहा कि उम्र का बंधन भी खत्म कर दिया, सभी को ले लिया 60 साल तक के 1250, और वो सरकार बनने के बाद, गठन के बाद तो जनवरी से 3000 देने की घोषणा है। लैपटॉप, स्कूटी लाखों की संख्या में बांटे जा चुके हैं। अब दूसरा पहलू देखें, मध्य प्रदेश में जो औसत करदाता है 4% है। सरकारी कर्मचारियों का 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स कटता है। 2500 के हिसाब से आप लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, संख्या नहीं है। करीब सरकारी कर्मचारी यहाँ पे 25 लाख के आसपास है, सब प्रकार के। अतिथि विद्वानों का डबल कर दिया, शिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी। ये सारे खर्चे अगर आप देखें, ये अरबों में जाता है, प्रति माह अरबों का खर्च है। और सालाना अगर करेंगे तो इसकी स्थिति और ज़्यादा हो जाएगी, करोड़ों करोड़ों वो मिला के अरब पे हो जाता है। और हर साल अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो बजट है, बजट जो है उससे लगभग 3 से 4 गुना अधिक, अगर दोनों पार्टियों की योजनाओं का कैलकुलेशन करके, ये लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, करेंगे तो आप देखेंगे 3 से 4 गुना बजट बढ़ जाएगा। अब लेकिन ये बजट बढ़ेगा, बंटवारा होगा, दिया जाएगा, सब कुछ होगा, फ्री बिजली होगी, फ्री किसानों को सिंचाई की योजना होगी, छात्रों को पैसा मिलेगा, महिलाओं को भत्ता मिलेगा, फ्री शिक्षा तो है आपकी, 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ही है, संविधान द्वारा पारित है। उसके अलावा आप छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं, कापी किताब सब कुछ दे रहे हैं, आवास भत्ता सब कुछ देने के बाद ऊपर से बोनस अब मिलेगा, अर्थात पूरी में भी हम घी लगा के खाएंगे। इन सभी का कैलकुलेशन करें तो आपके पास ये पैसा आएगा कहाँ से? मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन, बिजली बेच के, किसानी कृषि उत्पाद बेच के, और छोटी मोटी कुछ इंडस्ट्रीज है, उससे इनकम होती है। अब इन सभी आय के स्रोतों पे अगर आप करें तो जितने आय के स्रोत 10 साल में आपको दे पाएंगे रेवेन्यू, अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं आय के स्रोत, उनसे जो 10 साल की आय होगी वो आप सिर्फ 1 साल में ही बांट देंगे। जैसे फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, अर्थात रेवड़ी बांट दी जाएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश जो अभी 2003 के बाद बीमारू राज से बाहर आया है, उन्हें बीमारू राज बनेगा। जबकि होना ये था, दोनों राजनीतिक दलों को मध्य प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, पर्यटन की बात करना थी, रोजगार के केंद्र। आप सोचिए मध्य प्रदेश में आज की डेट में प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज अगर मिलाएं तो 50 के लगभग विश्वविद्यालय, हर शहर में विश्वविद्यालय लगभग पहुंच में आ गया है। उसके बाद भी हर साल मध्य प्रदेश से 1 लाख बच्चे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सारी विधाओं के अध्ययन के लिए समीपस्थ प्रांत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पलायन करते हैं। मैनेजमेंट का मध्य प्रदेश में एक भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, इंदौर के आईएम को छोड़ के। हर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कराती है लेकिन प्लेसमेंट नहीं करा पाती है, कंपनियां नहीं आती। वहीं आपका पड़ोसी पूना और अहमदाबाद, बेंगलोर में बच्चे जाते हैं, यहाँ 50,000 फीस लगती है मैनेजमेंट की, वहाँ प्राइवेट में या अन्य संस्थानों में 5-5 लाख रुपए की फीस देते हैं, हॉस्टल की फीस अलग देते हैं और करते हैं, क्योंकि उनको 3rd सेमेस्टर आते आते जॉब मिल जाती है। तो आपने बच्चों के पलायन को रोकने की कोई बात नहीं करी, बल्कि उनको पैसा आप दे रहे हैं, बहुत बढ़िया देना चाहिए, शिक्षा के प्रसार के लिए घर बैठ के आप दे रहे हैं उनको पैसा। मध्य प्रदेश का ये विडम्बना है कि स्कूल तो ठीक है, कॉलेजों में सिर्फ 10% ही उपस्थिति रहती है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, बच्चे आते ही नहीं हैं। आप
बायोमेट्रिक मशीन लगा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं आएगी 10% से ज़्यादा। 90% बच्चे घर में रह के पूरी छात्रवृत्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं, सब मिलता है, लेकिन कहीं कोई पूछ। इन बच्चों में से पलायन करने वाले 1 लाख बच्चे रहते हैं सालाना, इनके लिए आपने कुछ नहीं करा। ये बच्चे दूसरे प्रांतों की इनकम का सोर्स बनते हैं, वहाँ की इनकम बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बाहर से कोई नहीं आता। किसानों को यहाँ पे उत्पादन बहुत है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट उतनी ना होने के कारण, हर जिले में नहीं होने से फसलें खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, उनका उतनी लागत नहीं मिलती। खनिज उत्पाद है, लेकिन बड़ी इकाइयाँ नहीं हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट का अभाव है। रेडीमेड कपड़े जौनपुर में बहुत बनते हैं, लेकिन कपड़ा आता है बाहर से। जौनपुर में प्रोडक्शन नहीं है, कपड़ा मिल नहीं है। तो क्या इन दोनों दलों को यहाँ पे रोजगार के साधन विकसित नहीं करने थे? आप यहाँ बताते ना, हम ये रोजगार लगाएंगे। आईटी पार्क इंदौर का है, लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस की जमीन सरकार को लेना पड़ी अभी, वहाँ उतना भी नहीं हो पा रहा। जबलपुर में भी आईटी पार्क बनाया है, लेकिन कंपनी नहीं आ रही, बीपीओ डाल रहे हैं अपने सेंटर, उससे रोजगार थोड़ी मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ने करा है, वो फ्री बांटते हैं। वो भी मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली कहावत वहाँ भी चलती है, लेकिन उन्हें रोजगार सृजन के भी उपाय किए हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी हैं, रोजगार है, पर्यटन है, कि बहुत इंडस्ट्रीज और पर्यटन से रोजगार, पर्यटन रोजगार बनाया। हमारे यहाँ अभी हाल ही में हुआ है धार्मिक पर्यटन, महाकाल, और अब दूसरा हो रहा है ओंकारेश्वर। तो यहाँ पे देखिए, उज्जैन की रेवेन्यू, उज्जैन की आय बढ़ने लगी। ये होते हैं संसाधन। ऐसे ही आपको संसाधन विकसित करना चाहिए, ना कि बांट। जब आपके पास 100 रुपये हो, तब आप 50 रुपये बांटिए ना। अभी आपके पास 100 रुपये है और आप 1000 रुपये बांट रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? ये तो सरासर एक चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में आप बांट रहे हैं रेवड़ियाँ, लेकिन आने वाले दिन में आप पुनः बीमारू राज में आएंगे। तो ये हमें राजनीतिक दलों को के लिए मैं विशेष तौर से चाहता हूँ कि वो अभी भी अपने घोषणा पत्र में योजनाबद्ध रूप से बताएं। फ्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतदाताओं को लुभाइए, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए कुछ योजनाएं भी आपको बनाना होगी। अपने घोषणा पत्र में बहुत जल्द आने वाले हैं दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र, उसमें लोक लुभावन योजनाओं की अपेक्षा 10% लोक लुभावन योजनाओं की बात कीजिए, 90% आप प्रदेश के विकास की बात करिए। नहीं तो आने वाले दिनों में 2024 से मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में पहुंचने लगेगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए।